हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आई एम श्योर आपने अभी तक सुन लिया होगा कि रशिया के कुछ बैंक्स को स्विफ्ट इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से ब्लॉक कर दिया गया है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये स्विफ्ट इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम क्या होता है और इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है रशिया, इंडिया और कुछ अन्य देशों पे। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि क्या इसकी वजह से दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स गिर सकती हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जैसा कि रशिया ने अभी यूक्रेन पे अटैक किया हुआ है आजकल, तो उसकी वजह से वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज ने फाइनली कुछ हार्श सैंक्शंस अनाउंस किए हैं रशिया पे। और इन सब में जो सबसे ज्यादा हार्श सैंक्शंस बताया जा रहा है वो ये है कि रशिया के कुछ बैंक्स को स्विफ्ट इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से ब्लॉक कर दिया गया है। और ये इस तरह से है जैसे कि रशिया की इकोनॉमी पे न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया गया हो, और ये रशिया की इकोनॉमी को काफी ज्यादा डैमेज कर सकता है। और जब से रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है तब से जितने भी सैंक्शंस लगाए गए हैं उसमें से जो सबसे ज्यादा खतरनाक सैंक्शन है उसको बताया जा रहा है जो स्विफ्ट इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से रशिया के बैंक्स को ब्लॉक किया गया है। और ये जो स्विफ्ट फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम है, ये डेली बेसिस पे दुनिया भर के जो 11,000 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बीच में डॉलर की मूवमेंट में हेल्प करता है। और इसमें जो सबसे ज्यादा मुश्किल काम था वो था यूरोपियन यूनियन को इसके लिए रजामंद करना, क्योंकि यूएस तो इसके लिए ट्राई कर रहा था लेकिन यूरोपियन यूनियन इसके लिए रेडी नहीं हो रहा था, क्योंकि उनका जो रशिया के साथ जो ट्रेड है वो लगभग 80 बिलियन यूरोस का है, जो कि यूएस के अगर ट्रेड से कंपेयर किया जाए तो 10 टाइम्स है। तो इससे रशिया को तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा नुकसान होगा, साथ साथ में इसमें जो यूरोप के देश हैं उनको भी काफी नुकसान होगा। इसकी वजह से वो इसके लिए रेडी नहीं हो रहे थे, लेकिन फाइनली क्योंकि रशिया रुक नहीं रहा है तो उनको ये सैंक्शंस अनाउंस करने पड़े। और अब अगर बात की जाए कि भाई स्विफ्ट होता क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। आप इसको बोल सकते हैं कि दुनिया का इंटरनेशनल पेमेंट नेटवर्क है, जो कि दुनिया भर के बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स इंटरनेशनल पेमेंट्स को यूज करने के लिए जो भी मनी ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन होती है उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए आपस में यूज करते हैं। और स्विफ्ट एक्चुअली में कोई पैसा अपने आप से ट्रांसफर नहीं करता, यानी कि कोई बैंक नहीं है जिसके पास पैसा है और वो मूव करता है। ये एक मिडिल मैन की तरह ऑपरेट करते हैं जो कि ट्रांजैक्शन की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको वेरीफाई करते हैं। इसके अलावा सिक्योर फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या बैंक्स के बीच में। और ये बेल्जियम में बेस्ड है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि ये बेल्जियम द्वारा ओन किया जाता है। इसको दुनिया भर के जो 11 सेंट्रल बैंक्स हैं वो इसको ओवरसी करते हैं, जैसे कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, द नेदरलैंड्स, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और ऑफ कोर्स बेल्जियम। और इसको 1963 में फाउंड किया गया था। इनिशियली इससे 239 बैंक्स जुड़े थे जो कि 15 कंट्रीज में बेस्ड थे। और 1977 तक यानी कि पहले 14 साल में इसका जो एक्सपेंशन है वो 518 इंस्टीट्यूट्स तक हो गया था जो कि 222 कंट्रीज में थे। और आज की डेट में लगभग 11,000 यूजर्स यानी कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं जो कि 200 कंट्रीज में मौजूद हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई ये काम कैसे करता है, तो जैसे कि आप हैं, आपको इंडिया से कोई पैसा भेजना है अपने कजन को, मान लो जर्मनी में, और आपका जो अकाउंट है वो एचडीएफसी बैंक में है और जर्मनी में जो आपका कजन है उसका अकाउंट डॉइश बैंक में है। तो ये जो स्विफ्ट होता है ये आपस में एक स्विफ्ट कोड जनरेट करता है और ये इन दो बैंक्स के बीच में मैसेजिंग में हेल्प करता है। आप इसको इन ए वे लाइक मैसेजिंग सर्विसेज बोल सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, दो बैंकों के बीच में, ताकि ये पैसे को ट्रांसफर किया जा सके। और आज की डेट में सिर्फ बैंक्स ही इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है, आप देख सकते हैं बैंक्स हैं, ब्रोकर डीलर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट मैनेजर, पेंशन फंड, इस तरह से ये सभी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इसके यूजर हैं और डेली बेसिस पे इसकी सर्विसेज को यूज करते हैं इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए। और अब अगर बात की जाए कि भाई इसको ऐसा क्यों बोला जा रहा है जैसे कि रशिया की इकोनॉमी पे न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया हो, तो उसका रीजन ये है कि इसका जो इम्पैक्ट है रशिया पे बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। जैसे कि वो दुनिया भर की जो फाइनेंशियल मार्केट को एक्सेस करते हैं वो लूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि व्हाइट हाउस ने ये भी बोला है कि शायद रशिया को अब इंटरनेशनल पेमेंट करने के लिए टेलीफोन या फैक्स मशीन का यूज करना पड़े। और रशिया की जो कंपनीज हैं अगर वो इंपोर्ट करती हैं तो उनको पेमेंट करने में मुश्किल आने वाली है, और अगर वो एक्सपोर्ट करती हैं तो उनको कैश रिसीव करने में भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है।
इसके अलावा रशियन करेंसी तो कल यानी कि मंडे को बहुत ज्यादा गिर सकती है। और यहाँ तक कि कुछ जानकार ये भी बोल रहे हैं कि जैसे सोवियत यूनियन डेज में रशिया जो अपनी करेंसी एक्सचेंज रेट को फिक्स कर देता था, शायद उनको भी इस बार भी ये फिक्स करना पड़े, नहीं तो इनकी करेंसी बहुत ज्यादा गिर सकती है। इसके अलावा जो इनके फॉरेक्स रिजर्व हैं, वो इसको यूज करने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। 2014 में जब इनके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे तो इन्होंने अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था ताकि सैंक्शंस के इम्पैक्ट को कम कर सकें। लेकिन इस ब्लॉकेज के बाद ये अपने फॉरेक्स रिजर्व को भी ढंग से यूज नहीं कर पाएंगे। और इनके जो फॉरेक्स रिजर्व हैं जनवरी में 630 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गए थे, यानी कि इंडिया से भी ज्यादा। इसके अलावा इनको अपने जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके साथ ट्रेड करने में भी प्रॉब्लम आने आ सकती है, जैसे कि चाइना। चाइना के साथ इनका ट्रेड स्लो हो सकता है। और अगर बात की जाए कि क्या इससे पहले कोई ऐसा कंट्री है जिसके ऊपर की स्विफ्ट इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम का बैन लगाया गया हो, तो उसका आंसर है यस। ईरान के ऊपर न्यूक्लियर प्रोग्राम के चलते 2012 में ये बैन लगाया गया था। और इसके बाद देखा गया था कि जो ईरान ने अपना जो ऑयल एक्सपोर्ट का रेवेन्यू है उनका आधा रह गया था, और इनका जो ओवरऑल फॉरेन ट्रेड है वो 30% गिर गया था। और रशिया के ऊपर भी 2014 में जब इन्होंने क्रीमिया को हथियाया था, तो वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज ने कोशिश करी थी कि स्विफ्ट इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम का बैन लगाया जाए। लेकिन रशिया ने डिक्लेयर कर दिया था कि भाई आप हमारे बैंक्स को अगर स्विफ्ट सिस्टम से बाहर करोगे तो हम उसको एक वॉर की तरह लेंगे। और उसके चलते जो एलाइज थे उनको पता था कि भाई हम भी रशिया पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, खासकर ऑयल एंड गैस नेचुरल रिजर्व्स के लिए। तो इन्होंने ये आइडिया वापस ले लिया था, जिसके लिए कि इनके ऊपर काफी ज्यादा इनको क्रिटिसाइज भी किया गया था यूरोपियन कंट्रीज को कि रशिया के एग्रेशन के बाद इन्होंने कोई भी बढ़िया सैंक्शंस नहीं लगाए। और अब बात की जाए कि अगर रशिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो रशिया क्या इसका ऑल्टरनेटिव नहीं ढूंढता? तो पिछले काफी सालों में बहुत कोशिश की गई है कि कोई वर्क अराउंड किया जाए स्विफ्ट को अवॉइड करने का। और 7 साल से तो रशिया का जो बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया, वो कोशिश कर रहा है कि एक SPFS सिस्टम फॉर ट्रांसफर फॉर फाइनेंशियल मैसेजेस पे काम कर रहा है, जो कि स्विफ्ट का ऑल्टरनेट हो सकता है, लेकिन अभी तक उसमें कोई उसको सक्सेस नहीं मिली है। और यहाँ तक कि वो चाइना के साथ भी कोलेबरेट कर रहे हैं ताकि कोई पॉसिबल वेंचर क्रिएट किया जा सके जो कि एक चैलेंजर हो स्विफ्ट को। तो अभी के लिए जो स्विफ्ट में कुछ रशिया के बैंक्स को ब्लॉक किया गया है वो पार्शियल है, यानी कि सारे बैंक्स को नहीं किया गया है। यूरोपियन कंट्रीज और यूनाइटेड स्टेट्स ने थोड़ा सा रूम रखा है कि अगर रशिया अभी भी एस्केलेशंस को कम नहीं करता या कुछ फर्दर एक्शन करता है तो इसके ऊपर कंप्लीट बैन भी लगाया जा सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगा। और अब अगर बात की जाए कि भाई इसका इम्पैक्ट क्या इंडिया और दूसरे कंट्रीज पे भी हो सकता है, तो डेफिनेटली जो ये बैन लगाया गया है इसका इम्पैक्ट सिर्फ रशिया पे ही नहीं होगा। इसका जो इम्पैक्ट है दूसरी इकोनॉमीज को भी बहुत बुरी तरह से हर्ट कर सकता है, खासकर वो इकोनॉमीज जो कि रशिया से काफी ज्यादा डील करती हैं, जैसे कि जर्मनी। और जो ये बैन लगाया गया है इसमें कुछ स्कोप अभी भी छोड़ा गया है ताकि अगर कोई फर्दर एस्केलेशन होती है रशिया के द्वारा तो इसको कंप्लीटली बैन किया जाए। अभी के लिए कुछ बैंक्स को ही बैन किया गया है और उसको इस तरह से मैनेज किया गया है ताकि जो इसका मैक्सिमम इम्पैक्ट है वो रशिया को हो, और जो यूरोपियन कंट्रीज रशिया से गैस इंपोर्ट करते हैं उनको इससे ज्यादा इम्पैक्ट ना हो। और इसके अलावा जो एक्सपोर्टर्स हैं दूसरे कंट्रीज के, वो जो रशिया को अपना सामान बेचते हैं, उनके लिए मुश्किलें आने वाली हैं। क्योंकि रशिया जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का बहुत बड़ा बायर है और खासकर नीदरलैंड और जर्मनी इनके सेकंड और थर्ड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं चाइना के बाद। तो इनको काफी ज्यादा इससे इम्पैक्ट होने वाला है। चाइना बहुत हद तक अपनी लोकल करेंसी में भी रशिया से डील करता है तो शायद उसको इतना इम्पैक्ट ना हो, लेकिन नीदरलैंड, जर्मनी और कुछ यूरोपियन कंट्रीज को डेफिनेटली इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा जो रशियन गुड्स के फॉरेन बायर्स हैं उनको मुश्किलें आने वाली हैं, उनको कोई ऑल्टरनेटिव सप्लायर ढूंढने पड़ेंगे जिससे कि वो सामान खरीद सकें अगर वो अभी तक रशिया से ले रहे थे। हालांकि जो रशियन ऑयल एंड गैस है उसका ऑल्टरनेटिव सप्लायर ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन के लिए मेन सप्लायर हैं क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और सॉलिड फॉसिल फ्यूल्स के। और अब अगर बात की जाए इंडिया पे इम्पैक्ट की, तो ये जो सैंक्शंस लगे हैं उसकी वजह से जो इंडिया ने आर्म्स इंपोर्ट करना है रशिया से उसमें डिले हो सकता है। इसके अलावा जो हमें ब्रह्मोस जो क्रूज मिसाइल है हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं फिलीपींस को, 375 मिलियन यूएस डॉलर का ये डील थी, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि इसमें रशिया के साथ मिलके हम काम कर रहे हैं। हालांकि इंडिया के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, चाइना की तरह इंडिया भी बहुत सारा ट्रेड इंडियन रुपी में करता है तो वो कंटिन्यू रह सकता है। इसके अलावा कुछ और करेंसी जैसे कि यूरो भी यूज की जाती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए,
तो इंडिया पे जो इसका इम्पैक्ट है इस बैन का इतना नहीं होगा जितना यूरोपियन कंट्रीज पे होगा, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आने वाला है। और अब अगर बात की जाए कि भाई इसका जो इम्पैक्ट है वो स्टॉक मार्केट पे क्या पड़ सकता है दुनिया भर की, तो आपने देखा था कि थर्सडे को जो दुनिया भर की स्टॉक मार्केट है वो बहुत बुरी तरह गिरी थी जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था। लेकिन फ्राइडे को बहुत सारी मार्केट, इवन इंडिया की मार्केट भी रीबाउंड करी थी, और उसका रीजन ये था कि एक तो यूएस ने अनाउंस किया था कि भाई हम अपने सोल्जर्स रशिया से लड़ने के लिए नहीं भेजेंगे, और दूसरा उन्होंने जो सैंक्शंस लगाए थे वो माने जा रहे थे कि बहुत ही कमजोर हैं, उससे कुछ ज्यादा दुनिया भर की इकोनॉमी को फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसकी वजह से फ्राइडे को हमने देखा था कि जो ज्यादातर स्टॉक एक्सचेंज है, इवन रशिया के स्टॉक एक्सचेंज तो 20 से 26% तक बढ़े थे। यहाँ तक कि यूएस के अगर स्टॉक एक्सचेंज देखे जाएं तो वो भी 2.5% के आसपास बढ़े थे। इंडिया में निफ्टी 50 और बीएससी सेंसेक्स भी लगभग 2.5% बढ़ा था। तो सभी स्टॉक मार्केट जो मेजर इंडिसेस हैं उसमें बढ़ोतरी देखी गई थी। लेकिन अब जब पता लग रहा है कि ये सैंक्शंस हार्श हो रहे हैं, तो हो सकता है कि जो स्टॉक मार्केट है दुनिया भर की बहुत ही ज्यादा नेगेटिवली रिएक्ट करें और कल एक बार के लिए दोबारा गिर सकती हैं। हालांकि इसकी जो पहली जो हमें जानकारी मिल सकती है वो मिलेगी जब डो जोन्स के फ्यूचर्स खुलेंगे, और वो खुलते हैं 6 पीएम ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम जो यूएस का होता है। अगर हम इंडिया में इसको फॉलो करना चाहते हैं तो 4:30 कल सुबह यानी कि 4:30 बजे सुबह डो जोन्स खुलेगा। उससे हमें इनिशियल अंदाजा लग सकता है कि भाई हमारी मार्केट्स कैसे रिएक्ट कर सकती हैं। उसके बाद 6:30 बजे हमारे टाइम पे एसजीएक्स निफ्टी भी खुलेगा। तो ये दो इंडिकेटर हैं। इससे पहले उम्मीद की जा रही है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, बट एक्चुअल इम्पैक्ट जब ये डो जोन्स फ्यूचर्स और एसजीएक्स निफ्टी खुलते हैं तो हमें पता लगेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमें फीडबैक दीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।